नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। भारत के अंदर आज़ादी जो मिली थी 15 अगस्त को, कल उस दिन लाल किला से भाषण दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लोग बताते हैं नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भाषण दिया था, उनसे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हिला हुआ था, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था और उन्होंने बहुत सारे उलझुल चीज़ें भी बोलते हुए निकल गए। लोग बताते हैं कि वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना कागज़ के बोल नहीं पाते हैं। ये भी एक सवाल है। लेकिन इससे पीछे सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से भारत के अंदर नक्सलवाद के नाम पर मोदी सरकार ने और उसके गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से मोसाद और इजराइल को मोसाद और सीआईए का सहारा लेकर भारत के सशस्त्र माओवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। पहले उन्होंने कहा था कि भारत से माओवाद को समाप्त कर देंगे। बाद में जब इस पे सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि हम सशस्त्र माओवाद को समाप्त कर देंगे। उसी समय से समझ में चीज आने लगी थी कि अब वो अरवन नक्सल कहे जाने वाले लोगों पर हमला करेंगे। इसके लिए वो पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। कल 15 अगस्त को उन्होंने इसकी सूत्रपात कर दिया। अब वे अरवन नक्सल नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, खान मार्केट गैंग नहीं, बल्कि इन्होंने इसको अब एक नया टर्म दिया है, दिमागी नक्सल। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। मतलब अब सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत के अंदर दो तरह के लोग हो गए। एक वे लोग जिनके पास दिमाग है, जिनको कि नक्सली कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ वे लोग जो बिना दिमाग के लोग हैं। तो दो खेमे में बटा हुआ यह तंत्र, यह देश को नरेंद्र मोदी इसी तरह से अब देख रहे हैं, दिमाग वाले और बेदिमाग वाले। इसी बीच में जैसा कि आप जानते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को दोनों 20 दिन तक लगातार चलने वाले पार्लियामेंट के सत्र से भी गायब रहे, उसमें उपस्थिति नहीं दिए। बाहर आके भले ही एक दिन पहले भाषण दिए, लेकिन दूसरे जगह दिन जाकर के सत्र को ही अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिए, वंदे मातरम का गीत गाने के बाद। इस बीच में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ जो प्रधान से होते हुए पहले का सवाल उठते हुए आगे बढ़ा था, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का प्रेफरेंस हिला दिया और उनके खिलाफ जिस तरीके से जेनजी का प्रोटेस्ट चला लगातार, वो सारी दुनिया ने देखा। और इससे जितनी फजीहत मोदी और शाह की हो सकती थी, उससे कहीं ज्यादा फजीहत उन्होंने महसूस किया। यही कारण है कि शर्म के मारे वे आम जनता के बीच आने का साहस नहीं जुटा सके, पार्लियामेंट जाने का साहस वो नहीं जुटा सके। लेकिन 15 अगस्त को उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया कि दिमागी नक्सल को समाप्त कर दिया जाएगा या उसके खिलाफ टारगेट किया जाएगा, तो सवाल ये बनता है, आखिर दिमागी नक्सल है कौन? कैसे वो इसको पहचानेंगे, कैसे उसको टारगेट करेंगे और कैसे उनको एनिहिलेट करेंगे? मेरे साथ हैं जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आपको पिछले विधानसभा चुनाव में ये चुनाव लड़े थे और अभी बांकीपुर चुनाव जो हुआ था, इसमें इन्होंने इनकी पार्टी ने एक जीत दर्ज किया था, जो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता का उबाल कितना बढ़ा है, कितना है। इनसे हम जानेंगे कि दिमागी नक्सल को नरेंद्र मोदी किस तरह देखते हैं और किस तरह समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से खात्मा करेंगे। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत समय भूमि में आपका। आपके सारे दर्शकों का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपने कल का भाषण सुना और नरेंद्र मोदी ने जो 58 सेकंड का एक क्लिप में उन्होंने बताया, मैंने उस बीच में कि किस तरीके से वो सशस्त्र माओवाद को समाप्त करके
अब वो दिमागी नक्सल को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे होगा कि दिमागी नक्सल की पहचान क्या है और कैसे उसको ये आइसोलेट करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने लक्ष्य रखा था कि अप्रैल 2026 तक, थोड़ा जोर से बोलेंगे? अप्रैल 2026 तक हम भारत से माओवाद को या नक्सलिज्म को खत्म, सशस्त्र जो हथियारबंद लड़ाई जो चल रही है उसको खत्म कर देंगे। इसमें कहाँ तक ये सफल हुए? मुझे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे छोड़ दीजिए। इसमें कहाँ तक सफल हुए ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लेकिन ऑपरेशन कगार के तहत उन्होंने काफी सघन अभियान चलाया और कैसे काम हो रहा है इन लोग का फ्री और ये सब करके, तो नुकसान तो काफी पहुंचा है उस विचारधारा को। तो लेकिन ये असल लड़ाई जो है, सवाल उठता है कि नक्सल या अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल पैदा क्यों हो रहे हैं। आप जब कांग्रेस की सरकार थी उसको आपने बताया कि भ्रष्ट सरकार है, यह निकम्मी सरकार थी। आप 18 घंटे काम करके 2012 से 2014 में आप जब आए और 18 घंटे आप ही ने कहा कि हम काम करते हैं, और अभी भी आप गर्व से कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ देश की आबादी है, और 80 करोड़ लोगों को आप बोलते हैं हम 5 किलो राशन देते हैं। मतलब आपके आने के बाद भी आज भी आप इस पर गर्व कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो आप जिस दिन आए थे उस दिन कितने लोगों को राशन मिल रहा था, और आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। मतलब कि लोगों को गरीबी रेखा से आपने बाहर एक भी आदमी को निकाला नहीं, बल्कि और ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को राशन बढ़ा रहे हैं इसका मतलब कि गरीबी रेखा से लोग नीचे जा रहे हैं। तो जब गरीबी रेखा से लोग लगातार नीचे चले जा रहे हैं तो आपका विकास मॉडल बिल्कुल ही फेक है, उसमें कोई दम नहीं है। और यहीं से जब जहां क्यों ये हो रहा है इसको समझने की जरूरत है, और जहां गरीबी होगी, जहां शोषण होगा, वहां ही नक्सलवाद पैदा होता है, माओवाद पैदा होगा, अलग अलग जिस तरह से हो। माने ये आंदोलन है। अब वो उसको आप भूख, जो पेट की भूख के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है लोग, उसके लिए उसको आप नक्सलवाद कह दें या फिर कोई और देशद्रोही कह दें, या जो कहना हो कह सकते हैं। और अभी तो सरकार ऐसी है, और सरकार का पूरा जो तंत्र है, मीडिया है उनका खरीदा हुआ, ये कोई भी आदमी जो सरकार के विरोध में कोई बात बोलता है या सरकार से कोई सवाल करता है, उसको ये लोग सबसे पहले देशद्रोही घोषित करते हैं। सरकार का विरोध करने वाला देश का विरोध करने वाला घोषित कर दिया जाता है, और ये सबसे बड़ी बात है। और अब इन लोगों ने, क्योंकि एक नक्सलवाद का जो कहानी गढ़ा इन लोगों ने, एक विलेन बनाया सोसाइटी में कि नक्सलवाद है या माओवादी है या जो भी नक्सली लोग हैं, वो समाज के सबसे माने घृणास्पद लोग हैं, जिनसे घृणा की जानी चाहिए, जिनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये एक इमेज बनाया गया मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा। तो आम लोग जो इस चीज को नहीं समझते, इस विचारधारा को नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं कभी, उनके दिमाग में ये बात आती है कि ये सही में वैसे ही लोग हैं, इनसे घृणा की जानी चाहिए। लेकिन असल लड़ाई है वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो 80 करोड़ जनता जिनको आप 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हुए हैं, उनके हको हकूक के लिए लड़ाई जो लड़ने वाले लोग हैं, उनके जो आप देख रहे हैं आज जाति आधारित या सामंतवाद अभी भी जिंदा की हद तक है। घोड़ी पर चढ़कर जाने वाले दलित युवकों को उतार करके उनकी पिटाई की जा रही है। अभी हाल में घटना घटी है, एक दलित परिवार का लड़का, जहानाबाद की घटना है, बुलेट खरीद करके गांव में लाया, वहां के दबंग सामंतों ने उसकी पिटाई की कि सर तुम बुलेट पर कैसे चढ़ोगे हमारे घर। तो ये सामंतवाद के खिलाफ लोगों को जो अधिकार से वंचित किया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है जातीय और आर्थिक आधार पर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। वही असल नक्सलिज्म जिसको कह रहे हैं वो है। लेकिन सरकार उनको एक विलेन बना करके समाज में लाई, खास करके जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है। उन्होंने या उसके पहले भी ऐसा ही होता रहा है, क्योंकि ये जितनी भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो भाजपा की हो, इन्होंने सभी लोग पूंजीवादियों की
अ, पूंजीवादियों के विकास के लिए हर तरह का काम किया है। जैसे जैसे आया है समय, तो अब ये अपने चरम पर हैं और इन्होंने ज्यादा उसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो अब इनकी बात है कि माओवाद को तो इन्होंने खत्म कर दिया। आज माओवाद को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नक्सलिज्म का एक जो सबसे बड़ा कोई ग्रुप था, कोई बड़ा जो बड़ी पार्टी थी, जो कम्युनिज्म के सिद्धांत पर लड़ रही थी, माओ के सिद्धांत पर या लेनिन के सिद्धांत पर या मार्क्स के सिद्धांत पर जो लड़ रही थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको इन्होंने खत्म करने का दावा किया है। तो अब इनके पास जो रह गया है कि जो इनके विरोध में लोग हैं, पहले इन्होंने जो शहर में जो सरकार के विरोध में जो संगठन, जो प्रगतिशील संगठन कहिए, वो लोग जिस तरह से इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनको इन्होंने अर्बन नक्सल कहा कि ये शहरी लोग हैं और शहर में नक्सलिज्म को जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, इसीलिए इनको अर्बन नक्सल कहा गया। अब ये जो अभी हाल में इनके जो लोग हैं, इनके पूरे तंत्र का हालत ये है कि अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़के जो सड़क पर आए और यहाँ तक कि कहिए कि शिक्षा में सुधार की बात लोग कर रहे हैं। शिक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उसके खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उसको यहाँ की पार्टी, यहाँ का जो चीफ जस्टिस है, जो जिस पर कि पूरे देश को सबसे ज्यादा भरोसा होता है न्याय, सूर्यकांत की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, जो भी है सूर्यकांत है सर, तो जो चीफ जस्टिस है, पूरे न्याय तंत्र पर आखिरी भरोसा होता है देश की जनता को कि अगर कहीं से सताए जाएंगे हम, तो न्यायपालिका में हमको न्याय मिलेगा। और न्यायपालिका का सबसे जो सुप्रीम जगह है, सुप्रीम कोर्ट, वहां का सुप्रीम जो है चीफ जस्टिस, वो बोल रहा है कि ये लोग कॉकरोच, जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, वो कॉकरोच है। कॉकरोच और पैरासाइट भी बोले हैं। हाँ, पैरासाइट, कॉकरोच, यही शब्द यूज किए। तो ये बहुत ही माने दुखद बात है कि आप उनके खिलाफ, उनके पक्ष में खड़े होकर के या उनके पक्ष में नहीं खड़े हो, निष्पक्ष ढंग से खड़े होकर के और उनकी बात सुन करके उनकी समस्या का निदान करने के लिए कोई आदेश पारित करे, उसके जगह आप उनको ही कॉकरोच बोल रहे हैं और सरकार का पक्ष ले रहे हैं, सरकार के पीठ पीछे खड़े हो रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं चुनाव आयोग उनके पीछे खड़ा है, ईडी सीबीआई सब उन्हीं के हाथ में खेल रहा है। और अब चीफ जस्टिस मतलब जुडिशियरी भी अगर सरकार के पीछे खड़ी हो जाए तो सरकार का निरंकुश होना स्वाभाविक है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये बयानबाजी जो है वो निरंकुश होकर के किसी को कुछ बोलेंगे, किसी को देशद्रोही बोल देंगे, किसी को बोलेंगे हम कपड़े से पहचान लेते हैं कौन देशद्रोही है कौन क्या है। तो यही एक है कि अब वो जो छात्र हैं, वो हर तरह के छात्र हैं, कोई कॉलेज के छात्र है, कोई अभी स्कूल के छात्र है, कोई रिसर्चर है, और इनको चूंकि उनको जो समर्थन मिल रहा है वो कोई प्रगतिशील संगठन कोई खड़ा होकर के, जो पहले से जिसको ये लोग अर्बन नक्सल बोल रहे थे, सारे लोग इसमें मिले और एक जो आंदोलन का रूप बना, भूचाल पैदा हुआ, इससे जो सरकार को काफी खौफ हुआ। और अब इसको वो लोग बोल रहे हैं कि ये दिमागी नक्सल है। अब अर्बन नक्सल में कुछ प्रबुद्ध लोग को कहते थे, बुद्धिजीवी किस्म के लोग जो थे, जो सरकार के खिलाफ माने प्रगतिशील सोच रखने वाले बुद्धिजीवियों का एक समूह जो था, उसको इन लोगों ने अर्बन नक्सल कहा। अब चूंकि इतना बड़ा हुजूम निकला पूरे देश का, युवा जो है छात्रों के समर्थन में या पूरा छात्र एक दूसरे के समर्थन में आ गए जंतर मंतर पर, या पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आंदोलन शुरू हुआ। तो इसको इन्होंने अब देख रहे हैं कि कुछ बुद्धिजीवियों को अर्बन नक्सल करके टारगेट करना आसान नहीं है। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो छात्र है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी आगे पढ़ाई करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पारदर्शिता चाहते हैं सरकार के नीतियों में, उनको इन्होंने दिमागी नक्सल कहा और अब उनके उन्मूलन की बात कर रहे हैं। बताइए किसका उन्मूलन करेंगे? देश से छात्रों का उन्मूलन करेंगे, युवाओं का उन्मूलन करेंगे, या फिर इनके जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनका? हाँ, सारे लोगों का, मतलब एक पूरी
जो सोचे समझ रखने वाली जो पीढ़ी है उसको ही उसका उन्मूलन करना चाह रहे हैं। अब सोच लीजिए कि इनका अहंकार कितना बढ़ा हुआ है। इसमें एक चीज जोड़ दें आपको, अभी जब सूर्यकांत ने जब बयान दिया और जो सीजीआई हैं, उन्होंने जब कॉकरोच पैरासाइट्स कहा युवाओं को, तो युवाओं ने आक्रोश पैदा हुआ, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कर लिया जो आंदोलन लीड कर रहा था। जब 25 तारीख को, जब 20 तारीख को जब संसद मार्च हो रहा था, उसमें जब युवाओं पर हमले हुए और बैलेट गन या बहुत सारी चीज का इस्तेमाल किया गया, तो जब लोग कुछ वकील जब दिखाने गए आपको सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए कितने वीडियो, कितने छात्रों पर हमले हुए हैं और कितना बर्बरतापूर्ण हुआ है, तो उन्होंने सीधे कहा मेरे पास वक्त नहीं है सब वीडियो देखने का, इस पर डिसीजन लेने का, और वो भाग गए। इसको लेकर के एक बात और हुई थी आगे, बाद में एक नरवाना एक तरह के स्कूल है लॉ कॉलेज का, वहां के छात्रों ने भी जब सीजीआई को बोला था कि जाकर बांटिए उसको डिग्री, तो उन लोगों ने विरोध कर दिया कि ऐसे लोग जो युवाओं, हम जैसे युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट्स कहते हैं, और जब हम पर अत्याचार होता है तो वो जो है उसका वक्त नहीं होता देखने का, उन लोगों के हाथों से हम डिग्री नहीं लेंगे। तो उसकी प्रतिक्रिया में भी छात्रों पर बहुत सारा प्रभाव डाला गया। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट में ही एक बयान, मैंने एक वकील ने डिबेट करने गए थे, बहस करने गए थे, तो उन्होंने बाकायदा सूर्यकांत को माँ भर की गालियां भी देते हुए और लहराए थे। तो मेरा कहना यह है कि ओवरऑल सिस्टम कहीं ना कहीं लगता है कोलैप्स कर रहा है या कर गया है, और इसको बचाने के लिए मोदी सरकार जो है दिमागी नक्सल नाम दे करके और ऐसे तमाम विरोधियों को टारगेट कर रही है। क्या ऐसा नहीं लगता? जैसे आप जितना नाम लिए, माने अलग अलग घटनाएं हैं छात्रों के जो उसको कहते हैं कन्वोकेशन का जो कार्यक्रम था हैदराबाद में, और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक वकील फेंके थे, बिल्कुल गाली दिए थे, तो हालांकि वो उन्होंने जो गाली दिया वो उसको हम जायज नहीं ठहराते हैं, लेकिन उसके पीछे के कारणों को समझना होगा। ये लोगों में जो भावना आ रही है, जैसे उसको कहेंगे हम कि अपारदर्शिता के कारण जो बात आ रही है, जो लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं सरकार के क्रियाकलाप से, उनकी नीतियों से जो संतुष्टि नहीं है, असंतोष जो फैल रहा है लोगों के बीच में, उसका ही ये प्रतिफल है कि लोग अब अलग अलग तरह से इसका माने जैसे परिलक्षित हो रहा है अलग अलग तरह से समाज में। कहीं लोग बाइकाट कर रहे हैं सीजेआई का। अभी आप देखे होंगे कि सीजेपी के आंदोलन में, जो छात्रों का जो आंदोलन चला, उसमें जितने तरह के मीम्स आए, जितने तरह के पोस्टर लगा के छात्रों ने आंदोलन किया, वो किसी प्रधानमंत्री के लिए या किसी सरकार के लिए डूब मरने के जैसा था वो उस पर। लेकिन इन लोगों ने फिर भी दमन किया और आज उसका अकाउंटेबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है कि गोली किसने चलाई, किसके ऑर्डर पर गोली चलाया गया। आप देखे होंगे आजादी की लड़ाई के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही हुआ था ना ये जालियांवाला बाग। हाँ, जालियांवाला बाग कांड जब हुआ था तो उस समय भी एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, लोग जमा होकर के सरकार के विरुद्ध में रैली कर रहे थे, सभा कर रहे थे, और उस पर जनरल डायर ने जाकर के गोलियां चलाई। उस समय भी वो कानून में नहीं था गोली चलाने का, और आज भी कानून में गोली चलाने का आदेश देना जायज नहीं है। तो किसके आदेश पर गोली चलाया गया, किसके आधार पर दमन किया गया, लाठियां चलाई गई, इसी की मांग कर रहे हैं अब छात्र, और उसको अकाउंटेबल ठहराने के लिए आपने अभी, हाँ बिल्कुल, आपने अभी कहा कि जलियांवाला बाग का जिक्र किया आपने, फिर आप 20 तारीख संसद मार्च का जो सीजेपी ने अनाउंस किया था उसके बारे में दमन हुआ था, दोनों में अपने एक जनरल डायर का नाम लिया। लेकिन वह सवाल यहाँ पर है कि गोली चलाने का आदेश बेशक डायर ने दिया, लेकिन उस वक्त में जो गोली चलाया था भारतीयों पर, जो सभा कर रहे थे, वो भारतीय सिपाही ही थे। और अभी जो 20 तारीख को संसद मार्च हुआ था, उसमें जो पैलेट गन चलाए गए छात्रों पर, या उन पर कील लगी हुई लाठी से मारा गया, या लड़कियों के छाती पर चढ़ करके उसको पीटा गया, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट को इस तरह से टारगेट किया गया,
और पूरी तरीके से टॉर्चरिंग हुआ। इसमें भी वही भारत के ही सिपाही हैं, भारत के ही फौज हैं, भारत के ही बेटे थे जो कि किसान परिवार से ही आते थे। तो सत्ता का चरित्र जो भी हो, आपको नहीं लगता है कि भारत के पुलिस तंत्र का चरित्र जो है, जो अंग्रेज जमाने में था वही आज भी है और अपने हाँ ही भाइयों पर हमला कर रहा है? इसको किस रूप में देख पाते हैं? नहीं, बात सही बोल रहे हैं आप। जैसे देखिए, जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम होता है वो एक टूल है, शासन करने का टूल होता है। तो टूल जो भी सिस्टम में है, तो जो टूल अंग्रेज यूज कर रहे थे वही टूल आज शासन करने के लिए सत्ता का चरित्र ही होता है, लोगों पर अपना ये करना, आधिपत्य कायम करना आधिपत्य कायम करना और दमन तो करना उसका, दमन करना। जो विरोध अगर करते हैं। उनके उनके विरोध में जाएंगे तो उनका दमन करना। तो अंग्रेजों ने भी शासन किया, आज इनको भी शासन करना है। तो शासन तंत्र जो है ना, वो विरोध झेल नहीं पाता है। और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा शर्मनाक पहलू है। अगर लोकतांत्रिक देश हमारा है तो सभी को आजादी है अपने बात रखने का, अपने अपना विरोध दर्ज करने का। और ये पहले भी था, आज भी है, अंग्रेजों के राज में भी था, आज भी है। तो लेकिन उसका अगर हम जमा हो रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको देखना है। यहाँ अभी बिहार में एक अजूबा हुआ था कि महिला एएसपी है, यहाँ नाम हमको याद नहीं है अभी। वो जब यहाँ उसी सीजेपी आंदोलन के दौरान, जब यहाँ पटना में जब लोग छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसमें वो एएसपी ने पुलिस वालों को पहले रोका कि आप इस तरह से इनको, माने आप जैसे लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, उनका अधिकार है, तो आप उनको उन पर माने दमन नहीं, जब तक कि वो लोग ऑफेंसिव नहीं होंगे तब तक उन पर हम लोग दमन नहीं करना चाहिए, उन पर कोई तरह का कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत कम पदाधिकारी हैं जो, चूंकि वो तंत्र के एक औजार के रूप में यूज किए जाते हैं, और तंत्र औजार काम ही है, औजार का जिस काम के लिए वो बना है वही काम करेगा। अगर आप चाकू से सब्जी छीलेंगे, सब्जी काटेंगे, फल काटेंगे, है कि नहीं, सुई से सिलाई करेंगे, जिससे आप किसी गला भी काट सकते हैं ना। हाँ, तो जो काटने को बना है उसे काटेंगे, है ना। जो टूल बना है इलाज करने के लिए, अब आपको ऑपरेशन करने के लिए भी औजार छुरी की जरूरत होती है, लेकिन उससे किसी को आप सब्जी नहीं काट सकते हैं। वो वही शरीर का ऑर्गन काट करके उसको शुद्ध करने के लिए बनाया गया है। तो जो औजार जिस काम के लिए बना है उसका उपयोग, तो यहाँ पुलिस तंत्र जो है वो सरकार का एक औजार है, लोगों पर दमन करने के लिए, लोगों पर शासन को अपना पकड़ मजबूत करने के लिए वही लोग कर रहे हैं। और उस समय भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। अच्छा, एक सवाल रहेगा इसमें, जब अमित शाह ने 24 में घोषणा किया था, 2024 में, कि 31 मार्च 26 तक देश से माओवाद को समाप्त कर देंगे, जो बाद में सशस्त्र माओवाद के नाम पर सिमट गया। मतलब उन्होंने माओवाद समाप्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम सशस्त्र माओवाद को समाप्त कर देंगे। 31 मार्च 26 का उन्होंने तिथि लिया था। इसके बाद माओवादियों के ही उन हिस्सों को जो लालची तत्व थे उनको मिला करके, और जैसे वेणुगोपाल राव हुए या देव जी हुए, कई लोगों का नाम आया, उन्होंने माओवादियों के नेताओं को बुला बुला करके हत्या किया, या फिर सरेंडर करवाया, या फिर जेल में बंद किया। ये आपको 31 मार्च 26 तक प्रोसेस चला था। अब जब एक बड़ा मूवमेंट चला, सीजेपी का मूवमेंट हो या फिर तमाम पटना में भी छात्रों का मूवमेंट लगातार चलता रहा था, 20 मार्च का संसद मार्च हुआ था, उसमें दमन हुआ था। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि अब दिमागी नक्सल को समाप्त करना है, एनिहिलेट करना है, या फिर उसको आइसोलेट करना है, जो भी कहा है, तो क्या लगता है कि अब अमित शाह या नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल जिनको भी बोल रहे हैं, अब उसको क्या उसी तरीके से मुखबिर बना करके हत्या करेंगे, जेल में डालेंगे, या फिर जिस तरह से प्रताड़ित करने की कौन सी प्रोसेस अपनाएंगे, और क्या करना चाह रहे हैं वो? जैसे कर रहे हैं ना, अभी देखिए, जो वहाँ अभी लोगों ने बोला कि हम कैमरा लगा हुआ है दिल्ली में सड़क पर, तो अभी उन्होंने कैमरे से चिन्हित कर करके जो भी वहाँ फेस डिटेक्टिंग कैमरा है वो, तो जो भी वहाँ जो प्रदर्शनकारी थे, इनमें से कईयों को
उनके घर पर जा करके चिन्हित करके उनका एड्रेस लेकर के उनके घर पर जा करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है। अपने फालतू गुंडों के द्वारा भाजपा के जो या संघ के से जुड़े जो गुंडे हैं उनको भेज करके उनको पुलिस के द्वारा नहीं बल्कि गुंडों को भेज करके उनको तंग किया जा रहा है। उनसे वापस बयान लिया जा रहा है कि हम जो बोले थे वो हम बहकावे में आ गए थे, हम ऐसा हुआ था। तो इन्होंने इनकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दिमागी नक्सल का है, अर्बन नक्सल का है, भाषा जो बदल दें, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखेंगे इनका दमन चक्र चालू है, बढ़ता जा रहा है। और इसके खिलाफ जो है ना, ये कोई भी देश में इतिहास है, दमन जितना बढ़ा है क्रांति उतना ही तेज हुई है और आंदोलन और तेज होगा। और इनको इनके चेहरे से अब झलक रहा है ये पूरी तरह से खौफ में है। और बयान चाहे जो ले, अर्बन नक्सल का उन्मूलन कर दे, दिमागी नक्सल का उन्मूलन कर दे, लेकिन जितने तरह के नक्सल का उन्मूलन करेंगे उससे ज्यादा संख्या में लोग पैदा होंगे। और ये 140 करोड़ की माना की आबादी वाला देश है, इसमें सबको ये पुलिस के बूटों तले रौंदवा नहीं सकते। और जब जनता सामने उठ के खड़ी हो जाएगी तो इनके जो चंद गुर्गे हैं, जो संघी हैं और जिनको देख रहे हैं आप सिविल वर्दी में जाकर के बिना वर्दी के प्रोटेस्ट का दमन कर रहे हैं, इन सब की भी खबर जनता ले लेगी। बस जैसे जैसे मेरा यही कहना है कि दमन जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, आंदोलन उतना ही तेज होगा। ये साइंस है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, अब साइंस है, पूरा साइंस क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, जितना ज्यादा क्रिया होगी उतना ज्यादा प्रतिक्रिया। जी, मेरा एक सवाल रहेगा, आपने ये बात का क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, आपके पीछे गौतम बुद्ध का तस्वीर है, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे। हाँ, दिखा दीजिए, बट मैं लगा दूंगा, वो बुद्ध की तस्वीर है। बुद्ध 2600 साल पहले भारत में अपनी बात को रखे थे। उसके 200-300 साल के बाद अशोक सम्राट ने पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। 12वीं शताब्दी तक लगभग बौद्धों के खिलाफ विशाल आंदोलन खड़ा किया गया। बौद्धों के सर पर, जिस तरह से आज नक्सलियों के सर पर 10 करोड़ 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ 1.5 करोड़ का इनाम रखा जा रहा है हर सर पर, उसी तरीके से हर बौद्धों के सर पर जो है इनाम रख करके उस सर को कत्लेआम किया गया। पूरे भारत से ही बौद्धों को मिटा दिया गया, भगा दिया गया, खत्म कर दिया गया और ब्राह्मणवाद वाली मनुस्मृति जो है भारत में लागू कर दिया गया। क्या इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराएगा कि भारत से अर्बन नक्सल के नाम पर जितने भी भौतिक तंत्र जो 70-80 साल में पैदा हुए हैं उसको समाप्त करके फिर से मनुस्मृति लागू किया जा सकता है? कितनी संभावना दिखती है? देखिए, जितनी बातें आपने कही है वो माने जैसे ऐतिहासिक कहीं दर्ज नहीं है, कहीं इसका कोई मिलता नहीं है वृत्तांत कि हाँ लिखा हुआ है ऐसा इतिहास में। तो जितना भी शिलालेख मिला है उसमें भी इस तरह का वर्णन नहीं है। लेकिन होता क्या है, पहले जितने भी राजा महाराजा हुए तो वो आप जो बोल रहे हैं मनुस्मृति की बात चाहे जो भी हो, हर समय राजा के साथ एक पुरोहित होता था जो राजा को गाइड करता था, क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वही पुरोहित ही उनको निर्देशित करता था। और वो अब जैसे बौद्धिस्ट है तो उसके आप पुरोहित भी बौद्धिस्ट आता था। तो अलग अलग राजाओं का अलग अलग धर्म के साथ आस्था जुड़ी रही और उसी के प्रचार में लोग रहे। और जैसे मान लिया कि अशोक का साम्राज्य बहुत दूर तक फैला और अशोक कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्धिस्ट बन गए और उन्होंने उनको आत्मग्लानि हुई कि हम ये खून खराबा जो कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल यहाँ है कि क्या कत्लेआम फिर चलेगा बौद्धों की तरह? नहीं, चल रहा है, कत्लेआम तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ वो मनुस्मृति और उसकी बात नहीं रह गई है। बुद्ध तो है नहीं अभी उस तरह का। लेकिन जो आज भाजपाइयों का जो देख रहे हैं कि भाजपा या संघ माने मूल रूप से संघ का देखिए, संघ का विचारधारा जो है ना वो कट्टरपंथ और पौराणिकता से जुड़ा हुआ है। और पौराणिकता जितनी भी बातें हैं, पौराणिक बातें, वो सब मनगढ़ंत है। उसमें जैसे कोई तथ्यात्मक चीज कहीं नहीं है। तो समाज हमेशा प्रगतिशील रहता है और माने नैसर्गिक प्रक्रिया है
समाज में प्रगतिशीलता जो है, प्रगति होना समाज का समाज नैसर्गिक आगे बढ़ता प्रतिक्रिया है, है। पीछे नहीं लौटता है। हाँ नहीं, तो अब लेकिन आप उसको रिवर्स ले जाना चाह रहे हैं। अगर समाज आज लड़कियां पढ़ करके ये हो रही हैं, नौकरी में जा रही हैं, रिसर्चर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, सेना में जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी लड़कियों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप उसको घर में बिठाइए, उसको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तो आप उस तरफ से ले नहीं जा पाइए। समाज जहाँ पहुंच गया है, जो विकास हो गया है, आप उस विकास को वापस नहीं ले जा सकते हैं। थोड़े दिनों के लिए रोक सकते हैं, लेकिन फिर वो जैसे बूम करेगा, बूम पानी की करेगा। धार को देख रहे हैं आप, रोक दीजिएगा, फिर पानी का बड़ा सा सैलाब जमा होगा, और जब उसको रोक को तोड़ तोड़ देगा तो फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे। मोदी सरकार इन दिनों, मैंने पिछले 1 महीने से लगातार देश चल रहा आंदोलन, उसके दरमियान उसकी जो फजीहत हुई दुनिया भर में, वो तो एक पृष्ठभूमि है। इसी बीच में बिहार में एक विधानसभा का उपचुनाव होता है, बांकीपुर विधानसभा में, जहां पर कि आपकी पार्टी जन स्वराज पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी विजयी भी हुए हैं। तो क्या लगता है कि मोदी की लोकप्रियता घट रही है और लोगों का प्रतिरोध बढ़ रहा है? हाँ, जैसे आप देख सकते हैं इसको इस नजरिए से भी, जैसे यहाँ क्या था, पिछले 30 सालों से भाजपा का सीट था, भाजपा चुनाव जीतते रही थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हमारे जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी ने, वो चुनाव में खुद से आने का लोगों ने उनसे डिमांड किया था। मैं कई बार उनके साथ रहा हूँ, कई सभाओं में मैं उनके साथ रहा हूँ। जनता उनसे हर बार डिमांड कर रही थी कि आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आपके साथ, क्योंकि भाजपा के बहुत सारे वोटर थे, उन लोग भी ये डिमांड कर रहे थे कि भाई मैंने हम लोग भी इससे तंग आ चुके हैं, लेकिन आप खड़ा होइए। तो अंत में उन्होंने तय किया कि ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़े। और तो उसमें पूरी तरह से जो बात है, भाजपा का जो जीत का अहंकार था, वो टूटता हुआ दिखा यहाँ जनता के कारण ही। और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, और हम महसूस कर रहे थे कि चुनाव अब किसी कैंडिडेट के हाथ में नहीं रह गया था, चुनाव जनता लड़ रही थी, जनता आगे चल रही थी, कैंडिडेट पीछे चल रहा। तो ये स्थिति थी। उसके पीछे कई कारण है, जो एक बार समाहित होकर के एक जो धारा बन जाता है। धारा बना, उसमें भाजपा की करारी हार हुई है, और उन्होंने हर तरह का हथकंडा अपनाया। जब चुनाव में नॉमिनेशन के बाद यहाँ कैंडिडेट ठीक से घूमता नहीं था, अकेला भी नहीं घूमता था पूरे सभी जगहों पर, इस बार सारे विधायक, सारे एमपी, सारे मंत्री लग गए चुनाव जीतने के लिए। प्रशासन को लगा दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग वार्डों से उठा करके थाने में बैठा करके रखा गया। अच्छा। कई जगह मारपीट की गई उनके साथ में। तो ये सारा हथकंडा अपना करके भी, चूंकि जनता, हम बताएं ना कि जैसे जैसे ये हो रहा था, अभी पिछले सवाल पर भी मैंने बताया कि आप जब दमन चक्र चलाते हैं तो रिएक्शन उसका होता है कि और तेज हो जाता है, उसकी प्रतिक्रिया जो है और तेज हो जाती है। तो यहाँ भी वही हाल हुआ, जैसे जैसे पुलिसिया दमन शुरू हो गया, उनके गुंडों द्वारा धमकी देना शुरू हो गया, जनता और उसी तरह से गुलमान आक्रोशित होती चली गई। आक्रोशित होती चली गई। उसमें एक जो ये दिल्ली का आंदोलन, छात्रों पर लाठीचार्ज के साथ साथ जो और गंभीर मुद्दे थे, जो चढ़ावा चोरी का जो मामला चला, जो राम मंदिर में जो पूरे देश के हिंदुओं की आस्था थी, भाजपा शुरू से हिंदुओं को राम मंदिर का एक नक्शा दिखा करके राम मंदिर बनाएंगे, और बड़े गर्व से मोदी जी ने कहा कि देखिए हम राम मंदिर बना दें। लोगों की आस्था माने काफी परवान चढ़ी। और अब उस मंदिर में जो चोरी हो रही है, उस मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जा रहा है। चढ़ावा चोरी होने के बाद भी इन लोग का देखिए बयानबाजी, कह रहे हैं कि भाई हम चंदा दिए हैं, हम हिसाब मांगेंगे। जो चंदा नहीं दिया है वो हिसाब मांगने वाला कौन होता है? तो कौन चंदा दिया है, कौन नहीं दिया है, ये तुमको कैसे पता है? देश के पूरी जनता, पूरे देश से जब राम मंदिर निर्माण का शुरू संकल्प लिया गया था, पूरे देश से इन्हीं लोगों ने घूम घूम करके ईंट एकत्र किया, तो उसमें हर आदमी का कुछ न कुछ योगदान रहा था। और अब आप जब मंदिर निर्माण हो गया है, उसमें से चंदा चढ़ावा जो भी आ रहा है उसको आप चोरी कर ले रहे हैं, तो ये उनकी भावनाएं आहत हुई इससे।
दूसरी एक बड़ी घटना हुई कि यहाँ जो जिनके रिजर्वेशन से सीट खाली हुआ था, नितिन नवीन, उनका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं अभी। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रथ जा रहा है और रथ के आगे हनुमान जी नाच रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना अहंकार है, देख लीजिए इन लोगों का। भगवान राम का तो इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया, सारा उनका धन संपत्ति लूट लिया। अब उनके सेवक हैं हनुमान जी, उनको इन्होंने नचाना शुरू कर दिया है रोड पर रथ के आगे। अब भाई आप क्या हैं जो आपके रथ के आगे हनुमान जी नाचेंगे? महाभारत में भी कृष्ण के रथ पर, अर्जुन के रथ के पताका में हनुमान जी थे, जैसा वर्णन है कि पताका में हनुमान जी बैठे हुए थे, पताका में बैठे हुए थे। अर्जुन जैसे महारथी जिसके सारथी कृष्ण है, उनके रथ के पताका पर, मतलब कि सिरमौर थे हाँ। और यहाँ एक अदना सा भाजपा का अध्यक्ष क्या है भाई, और पूरे आप वही सनातन लेकर के चलते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप अपने आगे हनुमान जी को नचा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा माने फैक्टर था, और हम लोगों ने इस चीज को उजागर किया और इसको लेकर के जनता के पास गए कि भाई देखिए इन लोग का ये और कुछ नहीं है। और सीजेपी का जो मूवमेंट था 25 तारीख को भी हुआ था, मैंने वोटिंग के ठीक 5 दिन पहले जी, तो उसका भी बहुत बड़ा मैंने बोल रहे हैं कि मैंने नवजुवक जो था ना, नवजुवक को पहले से, जिस समय 2014 की बात ले लीजिए, 2014 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ इन लोगों ने जो एक माने गढ़ा तक कहानी और अन्ना हजारे इस सब को लेकर के आंदोलन पर बैठवाया था, तो लोगों के दिमाग में बैठा दिया था कि, और मोदी ने जो दिया कि भाई 2 करोड़ लोगों का रोजगार देंगे हर साल, तो माने नवजुवकों में एक उम्मीद जगी थी, और वो उम्मीद 12 सालों में धूमिल हो गई। अब जो इनके खिलाफ जो उम्मीद से जो नौजवान खड़े हुए थे, इनके साथ थे उस समय, हमको याद है कि बाहर से जो लड़के पढ़ने गए हुए थे दूसरे कॉलेजों में, दूसरे राज्यों में, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, अपने घर के लोगों को बोलते थे कि भाजपा को वोट देना है। और इस बार वही सारे लड़के, उसी तरह के लोग, उस समय के कई लड़के अब गार्जियन बन गए होंगे, तो सारे लोग अब उनके खिलाफ में है, बोल रहे नहीं भाजपा को नहीं वोट देना है। तो बांकीपुर का चुनाव जो है यही हुआ, और सारे नवजुवक इनके खिलाफ हो गए, और ये एक बड़ा मुद्दा रहा कि जो हिंदू, जो सनातनी लोग थे, लोगों में भावना ये आई कि सही में ये इनका अहंकार है कि इन्होंने हनुमान जी को अपने रथ के आगे नचाया। तो ये बहुत बड़ा कारण है, तो जिसका एक जीत मिला सीट का। हाँ, बहुत बहुत बधाई उस चीज के लिए। मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा, एक बार फिर हम दिमागी नक्सल पर ही आते हैं। अभी पी चिदम्बरम का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं। इस फैक्ट को किस रूप में देख पाते हैं, या फिर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा इस बात को कि जिस तरह से नक्सलियों को, माओवादियों की मर्डर किया गया, अब बीच में रोक रहे हैं। पी चिदम्बरम को अधिकार नहीं है नक्सलिज्म पर बोलने का। पी चिदम्बरम ने सबसे पहले सबसे घातक आंदोलन कार्रवाई शुरू की थी जब वो गृह मंत्री थे, तो उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सबसे अभी जो कगार से भी बड़ा ऑपरेशन चलाया, और आज बोल रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। वो ये सब बोलने की बात है। आज जैसे जब मोदी जी बोले थे कि मैं चौकीदार हूं देश का, तो सारे भाजपाई बोले मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो ये ठीक है, विरोध करने का, मोदी जी के भाषण का विरोध करने का बोलना है कि मैं भी नक्सल, दिमागी नक्सल हूं। अगर दिमागी नक्सल होते तो नक्सलिज्म के खिलाफ उतना बड़ा एक्शन वो नहीं करवाते। अच्छा, एक इसमें अब उस पर कतलेआम की मसला जो है वो चल ही रहा है, चलेगा भी। इसमें मेरा कहना एक है कि नक्सल को, चाहे वो माओवादी हो, क्या नरेंद्र मोदी यह बयान दे करके भारत की सरजमी पर और दुनिया के सरजमी, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया और दिमागी नक्सल का घोषणा किया, क्या नक्सल को उन्होंने सम्मानित करने का कोशिश किया है कि हर वह व्यक्ति जो विरोध कर रहा है वो सम्मानित भी होगा? नक्सल नहीं, भाजपा के किसी भी वर्कर या किसी भी लीडर या किसी चाहे प्रधानमंत्री हो, नक्सल नाम से उनको चिढ़ है। नक्सल का मतलब ही है कोई क्रांतिकारी, कोई आंदोलनकारी, कोई जुल्म न सहने वाला विचारधारा।
और उससे इनको सख्त नफरत है। कभी भी उसको महिमा मंडित तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन ये हताशा है इनकी। इस हताशा में ये दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, या मैंने बता तो रहा है कि नक्सल उनके लिए गाली है। नक्सल शब्द जो है उनके लिए गाली है, उसको महिमा मंडित नहीं कर सकते। लेकिन उसकी अगर प्रतिक्रिया तो लेकिन इतने बड़े मंच से जब देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा हो और प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ये बात बोल रहा हो, तो विदेशों में जो ये मैसेज आएगा कि देश में आज क्या स्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री को आज के दिन इतने बड़े मंच से ये बोलना पड़ रहा है कि दिमागी नक्सल को खत्म करना जरूरी है। तो ये बाकी देशों में जो लोग हैं, जो आज भी लोकतांत्रिक पहलू को या जनतांत्रिक पहलू को जिनके पास वैल्यू है, उसको लोकतंत्र का माने जिनके मूल्य पास मालूम है उनको। मूल्य पता है, वो लोग इस चीज को समझ जाएंगे कि देश में, भारत में क्या चल रहा है कि अब नक्सलिज्म को दिमागी नक्सल कह करके हर सोच विचार करने वाले, हर वैचारिक आदमी को जो वैचारिक शुद्धता की बात करता है उसको दिमागी नक्सल कहकर बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उसमें भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा गाली दी जा रही है सरेआम। ये इनके विचारधारा में तो शामिल है और हर पीछे के बयान में देखिएगा। लेकिन जितना ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों को जितनी गाली देते हैं, उससे ज्यादा ये नक्सलियों को गाली देते हैं। तो इनके लिए वो गाली शब्द ही है। मतलब अगर किसी को नक्सल बोल रहे हैं, मतलब उसको गाली दे, सीधा माँ बहन की गाली ना दे करके आप उनको नक्सली लोग कह सकते। तो उसी तरह से इनका इसको महिमा मंडित तो नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके, लेकिन इनकी हताशा से ये हो जा रहा है पूरे दुनिया में ये जरूर मैसेज जा रहा हुआ कि आखिर नक्सलिज्म वहां किस लेवल पर पहुंच गया है। जी, बहुत और मैं एक और छोटा सवाल रहेगा, छोटे सवाल छोटा जवाब। क्या भारत के अंदर अब सीधी लड़ाई भाजपा या आरएसएस बनाम नक्सल हो गया है? नहीं नहीं, नक्सल को फिर हम वैसे नहीं दिमागी नक्सल। हाँ हाँ, दिमागी नक्सल अगर कहेंगे मतलब कि जो सरकार के विरोध में खड़ा हो सकता है, सरकार से सवाल कर सकता है, वैसे लोग को ये लोग नक्सल बोल रहे हैं। नक्सल चूंकि इनके लिए गाली है, तो हर अब राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कहते कहते ये लोग थक गए हैं और लोग भी समझने लगे हैं कि इनका ये शब्द जो है अब वो पुराना हो चुका है। अब एक ही आदमी को बार बार एक खास शब्द से गाली दीजिएगा तो वो अभ्यस्त हो जाएगा। तो अब किसी को गधा बोल रहे हैं, किसी को कुछ और कह के गाली दे रहे हैं, तो अब वो अभ्यस्त हो जाएगा, उसको उसको सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब उसको नया शब्द से, नई गाली से उसको आप संबोधित करेंगे, तब उसको थोड़ा चुभेगा। तो ये असल उनका ये नया जो है, नई तरह की गाली इन्होंने याद किया है बाकी नक्सल कह करके। अच्छा, ये कहने के बाद लोग कितना डरेंगे भारत में? डरने की कहाँ बात है। कोई अगर डर रहा होता, जैसे नक्सल कह करके आप उनको गाली दीजिएगा, तो हमारे घर में मान लीजिए मेरा बेटा अगर जा रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट में, और हम तो जान रहे हैं कि ये नक्सल नहीं है, हम जान रहे हैं कि रोहित जी नक्सल नहीं है, तो रोहित जी को अगर नक्सल कहा जा रहा है, इसका मतलब हमको नक्सल कहा जा रहा है। तो सारे समाज के लोग जान रहे हैं कि ये लोग, जैसे नक्सलियों की जो इन्होंने परिभाषा गढ़ी है, और बाकी समाज में लोग जिनको ये अब सब सारे को दिमागी नक्सल बोलेंगे, तो सबको एक मिला रहे हैं आप। जो हथियारबंद नक्सल थे उनको भी, अर्बन में नक्सल थे जो अर्बन बुद्धिजीवी थे, शरीफ बुद्धिजीवी, उनको भी, जो कोई किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, किसी कहीं डॉक्टर हैं, कोई कुछ हैं, उनको भी अब दिमाग में दिमागी नक्सल मतलब सारे पढ़े लिखे लोग जो इनके खिलाफ सोचते, बोलते और सवाल करते हैं, वो सब दिमागी नक्सल हो जाएंगे। तो पूरे सबको मिला करके आप नक्सल बना रहे हैं, अपने हिसाब से सबको नक्सल बोल रहे हैं, मतलब तो सबको गाली दे रहे हैं आप, क्योंकि इनके शब्दावली में मैंने उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिए हैं। हाँ हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं तो दमन से डर कौन रहा है। मान लीजिए कि आप हमको बोलिए अगर नक्सल कह करके, तो आप देखिए ना कितना केस इन लोगों का, नक्सली कह करके इन लोगों को बंद कर दिए, आतंकवादी कह करके जेल में बंद कर दिए। आप उसको साबित नहीं कर पा रहे क्योंकि फैक्ट था ही नहीं। वो किसी मुसलमान को पकड़ के उसको कह दिया कि तो हिजबुल मुजाहिदीन है, तो ये फलना है, ये आतंकी है, उससे रिश्ता जोड़ करके उसको आपके संविधान में प्रावधान है, उसको जेल में बंद कर देंगे। लेकिन जब ट्रायल होगा तो उसके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं रहता है, तो वो बरी हो जाता है। तो इस तरह से लोग को डरा करके आप, नक्सल कह करके आप डरा नहीं सकते।
और डरा कर सत्ता में रह भी नहीं सकते। नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो ये थे प्रभात कुमार, इनका स्पष्ट कहना है लोगों को दिमागी नक्सल बोल करके जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त जैसे महत्वपूर्ण दिवस पर जो भाषण उन्होंने दिया था, यह नक्सलियों को एक बड़े प्लेटफॉर्म में ला खड़ा कर देगा और दुनिया भर में दिमागी नक्सल जिस शब्द दिए थे उसको और ज्यादा बड़ा ही प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रदान कर दिया है। और बहरहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हताशा में चल रहे हैं और जिस तरीके से बिहार के एक उपचुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए दोनों इंजन बिहार में भी और केंद्र में भी, इसके बाद भी जब बाकी पूर्ण चुनाव में पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो हार जाते हैं तो साफ दिखता है कि भाजपा के दिन अब लड़ने वाले हैं या लड़ चुके हैं। राहुल गांधी ने कुछ साल पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी 2-2.5 साल में खत्म हो जाएंगे, सत्ता से भागे हटाए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। आगे क्या होता है पता नहीं, देखते रहिए आप भी हमारा चैनल और दुनिया की खबरों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जवाब दिया। तो भी और सारे दर्शकों को प्रणाम। इसके साथ ही आप सभी को चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन भी शब्दों पर, इन जो बातचीत हुई है इस पर आपका क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आर्थिक मदद देने के लिए हमारा मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी धन्यवाद।